So our today's topic is torque and the factors on which torque depends. और टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. सर मोमेंट ऑफ फोर्स का जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? तो ये हमारी बुक का पेज है 90. तो टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम दो डेफिनेशंस हैं वो देख रहे हैं. तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं. तो ये है हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. तो टॉपिक से पहले दो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. तो फर्स्ट है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी, लेट्स से हमारे पास एक ब्रिक है. अगर हम सॉलिड बॉडीज को देखें, जितने भी हमारे सराउंडिंग में सॉलिड बॉडीज हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम उन पार्टिकल्स के पेयर बना लें, दो दो पार्टिकल्स का एक पेयर बन जाएगा. अगर हम उस बॉडी, जी कुछ कह रहे हैं आप? ओके, तो अगर हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स का, जितने भी पेयर हैं, उनका मॉलिक्यूल्स का, उनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज ना हो. अब जैसे हमारे पास ये एक ब्रिक है, ये एक वुड का पीस है, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो इनके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा. तो इस तरह की बॉडीज को हम कहते हैं रिजिड बॉडीज. अब अगर हम एक फोम का पीस ले लें, एक रबर का बॉल ले लें, एक रबर का स्ट्रिप ले लें, हम सेम एक्सटर्नल फोर्स जो हमने इस केस में अप्लाई की थी उस पर अप्लाई करें तो उन बॉडीज के जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज. उन सारी बॉडीज में जो पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? चेंज. सो सॉलिड की टू टाइप्स हैं, रिजिड बॉडीज एंड इलास्टिक बॉडीज. तो रिजिड बॉडीज को हमने डिफाइन किया, a body is composed of large number of small particles. The distances between all pairs of particles of the body does not change. माइक म्यूट करें. ओके, तो the distances between all pairs of particles of the body does not change by applying a force, then it is called a rigid body.
और अगर चेंज हो जाए तो वो होती है इलास्टिक बॉडी, वो हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है एक्सेस ऑफ रोटेशन। लेट्स से ये हमारे पास एक रॉड है, ये बॉडी इस स्ट्रिंग के साथ अटैच करके इस स्ट्रिंग को हमने इस रॉड के साथ अटैच कर दिया। अब ये बॉडी इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, तो इस रॉड को, इस पोल को, इस लाइन को हम कहेंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन। घर में आप देखें कवर्ड वार्डरोब में, जो जब हम उस वार्डरोब को खोलते हैं तो वो वार्डरोब जो दीवार या जो उसका एरिया फिक्स होता है, उसके और दोनों तरफ एक लंबा सा मेटल का वो लगा होता है, उसे हम कहते हैं हिंग्स। तो उस लाइन काफी ज्यादा तगड़ी सुपर कार है, तो वहां पर जाकर ना मैंने तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन, द लाइन along which a body rotates। अब लेट्स से वो जो बच्चों के पास चलाने वाली डिफरेंट किस्म के टॉयज होते हैं, जिसे हम लट्टू कहते हैं, टॉप, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब हम उसको चलाते हैं, वो जो उसकी पिन होती है जिसके अराउंड वो क्या करता है, रोटेट, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। ओके, अब हम डिफाइन कर रहे हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब फोर्स बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकती है। हेलो, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। तो फोर्स के डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स हैं। सम टाइम फोर्स बॉडी को स्टॉप करती है, सम टाइम मूव करवाती है, सम टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। यहाँ भी हम फोर्स का एक जो रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी क्या कर जाए, रोटेट, टर्न कर जाए, जैसे हम डोर को ओपन करते हैं, डोर का जो हैंडल है, नॉब है, उसे हम रोटेट करते हैं। हम गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, हम उसे रोटेट करते हैं। किसी नट को खोलने के लिए, जैसे ये देखें आप, इस नट को खोलने के लिए ये हम स्पैनर यूज करेंगे, मैकेनिक लोग इसे चाबी कहते हैं। सो इस स्पैनर को यूज करके हम जब यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारी फोर्स इस नट को क्या करवा देगी, रोटेट। सो जब भी फोर्स किसी बॉडी को टर्न कर दे, जब हम गेट खोलते हैं तो हमारा जो गेट है, डोर है, वो क्या करता है, रोटेट करता है, टर्न करता है। तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसे हम कहते हैं टॉर्क। जब हम किसी बॉडी को रोटेट करवा दें तो इसका मतलब है हमारी फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। सो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये कैपिटल टी टाइप सिंबल है, लेकिन कैपिटल टी नहीं है, इसे हम बोलते हैं टॉर्क। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स तो वो जो हम बॉडी पे लगा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। और ये डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये फोर्स अप्लाई करने का पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यहाँ उसने उसे डी से डिनोट किया हुआ है, हमारी बुक में उसने उसको एल से डिनोट किया। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, ये आगे आ जाएगा।
ये, तो हम इसको ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट F इंटू एल। ये जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे स्टीयरिंग व्हील पे तो ये क्या करेगा, रोटेट, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। इस डोर नॉब को जब हम डोर खोलने के लिए रोटेट करेंगे तो हमारी फोर्स इससे क्या करवा देगी, रोटेट, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क। ये वही डेफिनेशन है जो भी हमने देखी है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। फोर्स F, L जो है वो मोमेंट आर्म है, और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये डिस्टेंस है, लेंथ है, इसका मीटर, तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब हमारे पास है फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। अब सम टाइम कोई ऐसा नट होता है हमारे पास, स्पैनर है, हम उस पर फुल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो नट नहीं खुलता, सो आर फोर्स हैज नो टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इन तीनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से कि ये वॉल है जहां पे डोर फिक्स है, ये वो लाइन है जिसके साथ डोर फिक्स है, ये लेट्स से डोर है, यहाँ हम डोर का हैंडल है, यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या होता है अभी हम डिफाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले ये एग्जांपल है, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हम पेडल्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो पेडल्स के इन बिटवीन जो एक ये व्हील होता है ये रोटेट करता है, इसके साथ चेन अटैच होती है, चेन मूव करती है, फिर वो चेन क्या करती है, इस व्हील को रोटेट करवाती है, बैक व्हील को, तो फ्रंट व्हील भी रोटेट करता है, तो साइकिल चलता है। अब अगर हम हो रहे हो लेट, तो हमने अपने साइकिल की स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, हम पेडल्स पे जो फोर्स है वो इंक्रीज कर देंगे। अब पेडल पे फोर्स इंक्रीज कैसे होगी, हम ज्यादा हार्डली पुश करेंगे, ज्यादा हार्ड वे में उसको पेडल्स को पुश करेंगे, मोर फोर्स, ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये व्हील फास्ट रोटेट करेगा, जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, तो साइकिल की स्पीड अल्टीमेटली इंक्रीज करते हैं। तो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करने से ग्रेटर टॉर्क, मोर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ अगर हम एक बच्चे को कहते हैं भाई ये नट खोलो, तो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेगा, उसे नहीं खुलेगा। तो जब हम एक बड़े पर्सन को कहेंगे भाई यहाँ फोर्स अप्लाई करो, एक जो हेल्दी पर्सन है वो प्रॉपर वे में फोर्स अप्लाई करेगा, रीजनेबल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये नट खुल जाएगा। तो ये बॉडी रोटेट करती है, ये किस पे डिपेंड करता है, इस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। इफ फोर्स इज स्मॉलर वी आर अनेबल टू loosen this nut. So magnitude of force is the first factor. So greater is the force, greater is the torque. ये greater force, greater torque, smaller force, smaller torque. Second factor,
मोमेंट आर्म, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये यहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस लाइन को, ये जो ग्रीन एरो बना हुआ है, ये वाला एरो, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। Perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force. ये यहाँ पे अब डिपेंड कैसे करता है, ये तो हमने इसको डिफाइन तो कर लिया। अब लेट्स से कि हमने इस नट को लूज करना है, हमें उसके लिए जो टॉर्क रिक्वायर है वो 20 न्यूटन मीटर। एंड इफ द मोमेंट आर्म इज 1 फीट, ये 1 मीटर कह दें लेट्स से, तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? 20 न्यूटन। यहाँ हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क रिक्वायर, ये नट ओपन हो जाएगा। अगर हम अपना मोमेंट आर्म 1 मीटर से उसको डबल करके क्या कर देते हैं, 2 मीटर, स्पैनर को यहां से पकड़ते हैं, नाउ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर। तो अब हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए? जस्ट 10। क्यों? 10 इंटू 2 20। तो हमें तो जो टॉर्क रिक्वायर है, जो हमने प्रोड्यूस करना है, दैट इज 20 न्यूटन मीटर। अब हमें फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ रही है? 50%, हाफ। सो if we increase the moment arm, we have to apply less force, smaller force. तो स्मॉलर फोर्स अप्लाई करके मोमेंट आर्म ग्रेटर रखें, सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो गया 20 न्यूटन, सेम। सो मोमेंट आर्म ग्रेटर होने से हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है। अब ये देखिए, अगर इस पर्सन के पास, इस मैकेनिक के पास ये इतना बड़ा स्पैनर ना हो, जस्ट स्पैनर इतना होता, तो ये इसके लिए पॉसिबल ना होता कि वो इस नट को लूज करता या टाइट कर सकता। अब इसके पास एक रीजनेबल लेंथ का स्पैनर है, तो वो फोर्स अप्लाई करके अपना काम इजीली कर लेगा। क्यों? जितना इस स्पैनर की लेंथ ग्रेटर होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, this is the axis of rotation, and this is the perpendicular distance, this is the moment arm। तो इसका मोमेंट आर्म ये जो ग्रेटर है, इसका एडवांटेज इसको ये है कि इस पर्सन को स्मॉलर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करनी। अब देखिए, ये पर्सन परेशान है कि इस छोटे बच्चे ने मुझे कैसे ऊपर उठाया हुआ है, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, जो अपनी साइड का सीसॉ की लेंथ थी वो क्या कर ली, इंक्रीज। मीन इस बच्चे का वेट है जो वो फोर्स का काम करेगा, इस पर्सन का वेट भी फोर्स का काम करेगा, लेकिन इसका जो मोमेंट आर्म था वो इससे फ्यू टाइम, 3 टाइम 4 टाइम। तो इस बच्चे ने, बेशक उसका वेट कम था, लेकिन उसने अपनी मोमेंट आर्म इंक्रीज करके इतना टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया कि वो टॉर्क इससे ज्यादा हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया और ये ऊपर प्रोड्यूस। तो अब इस बच्चे ने क्या किया, देखिए वो आंसर है, एंजॉय कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि उसने अपना मोमेंट आर्म इंक्रीज किया। तो मोमेंट आर्म इंक्रीज करने से इस
बॉय का जो टॉर्क प्रोड्यूस था वो इस पर्सन के टॉर्क प्रोड्यूस से क्या हो गया, ज्यादा, तो वो नीचे आ गया और उसने इसको अपलिफ्ट कर दिया। तो मोमेंट आर्म इंक्रीज करने का देखें कितना बड़ा एडवांटेज है उसका। ये किसी भी चीज को जब हम ओपन करते हैं, गेट है, डोर है, कोई नट है, गाड़ी का डोर है, तो हम उसको उसके सामने बिल्कुल खड़े होके अपने बाजू को सीधा रख के फोर्स अप्लाई करें तो इजी हो जाता है। तो अगर हम डोर के साथ लग जाएं या वॉल के साथ लग जाएं और अपने बाजू को ऐसे एक तरफ एक्सटेंड करके बॉडी को रोटेट करवाएं तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि हम किस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई करें। ये देखिए, अब ये हमने नट खोलना है, ये स्पैनर है। अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे। अब ये थीटा 90 से लेस है, तो ये जो हमारी फोर्स है ये स्मॉलर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सही नहीं है। तो अगर हम ये फोर्स ऐसे अप्लाई करें, तो अगर हम ये फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे तो भी हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इस को हम इजीली ओपन नहीं कर सके। हाँ, अगर ये फोर्स हम ऐसे अप्लाई करते हैं ऐसे, अब ये जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है ये मोमेंट आर्म के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ये तो जब फोर्स, when force is at right angle, making right angle 90 degree with the line of action of, with the moment arm, so हम कह सकते हैं if the angle between line of action of force and the axis of, ये जो हमारा मोमेंट आर्म है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो इस केस में हमारी ये जो फोर्स है इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। तो इस केस में हमारे लिए फोर्स अप्लाई करना इजी होता है, हम कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आवर वर्क विल बिकम डिफिकल्ट। So these are the three factors: magnitude of force, moment arm, and factors on which torque depends. Right? Any question? Yes, boys? नो सर। तो ये हमारी बुक में पेज 90 है, उस पे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिजिड बॉडी, डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो इसके नेक्स्ट है वो है टॉर्क एंड इट्स फैक्टर्स। क्लियर? राइट? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये स्लाइड्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं आपके साथ, तो आप इनको वहाँ से भी देख सकते हैं।